ऑडिबल, विजिबल, अभी भी ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्या बेटा? बे ओबीएस तो सही है एकदम। अब हटी ब्लैक स्क्रीन। चलो ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, चलो यार, चलो 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 चलो, सही तो हुआ। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेलकम टू दी सेशन। ऑल क्लियरली विजिबल, ऑडिबल नाउ? अभी सब कुछ सही है बेटा? अभी सब कुछ सही है, बता दो एक बार। हाय हाय हाय, गुड इवनिंग, नो वॉइस, अभी सही है बेटा? एक बार बता दो, अब सही है? ऑल गुड, ऑल क्लियर, ऑल विजिबल? चलो, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सो वंस अगेन वापस से बोल देती हूँ, मैं एक बार पूरी सब कर चुकी थी हाय हेलो, बट ठीक है, चलो एक बार फिर से वापस आ जाते हैं, एक बार फिर से वापस आ जाते हैं। एक बार बता दो, अभी मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूं ना बेटा? एक बार लिख दो, मैं क्योंकि पीसी में देख ले रही हूँ, चेक कर ले रही हूँ। क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूं ना अभी मैं? ऑल गुड नाउ? ऑल गुड ऑल गुड, चलो ठीक है ऑल राइट ऑल राइट। मैं एक बार इसको रिफ्रेश भी कर लेती हूँ, मे बी कोई इश्यू आया होगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो राइट। सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, आई होप आप सब अच्छे होगे, मजे में होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, रिवीजन करके आए होगे। यानी कि हमारा दिया हुआ होमवर्क जो था, जो कि था कि पूरे चैप्टर 1 को एक बार क्विक रिकैप ले लेना, क्विक समरी ले लेना, खुद से एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। तो आई होप हमारे बच्चों ने वो सारा होमवर्क कर लिया होगा, बच्चे मन के सच्चे होंगे हमारे, और वो ये सारा काम करके आए होंगे, वो पूरी तरीके से अच्छे से सब कुछ पढ़ के आए होंगे। ठीक है, चलो परफेक्ट। लो वॉइस हो रही है क्या? वॉइस लो बेटा, वॉइस एकदम सही आ रही है इसमें तो, इसमें तो वॉइस एकदम सही आ रही है, मैं एक बार चेक करवा लूंगी फिर भी, है ना? चलो खैर 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 खैर, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत करने वाले हैं, विच इज चैप्टर 2 अपना। ठीक है, अभी सही है ना? वॉइस लो तो आई गेस थोड़ी बहुत वॉइस लो लग रही होगी, बट चेक कर लो, वैसे वॉइस लो नहीं है, मैंने चेक भी करवा लिया एंड हाँ, वॉइस लो नहीं है बेटा, वॉइस लो नहीं है, नहीं, एकदम सही है बेटा, वॉइस वॉइस सब कुछ एकदम सही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ आवर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत लेंदी चैप्टर है, ये एक बहुत ज्यादा ही लेंदी चैप्टर है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, मतलब जो बहुत ज्यादा वाला ज्यादा होता है ना, उतना ज्यादा। मतलब आपको अगर मैं बहुत ज्यादा का एक आइडिया दूं तो मैं आपको बस ये बोल सकती हूँ कि बेटा मिनिमम इसके कम से कम हम 10 से 11 लेक्चर्स करेंगे, कम से कम हम इसके 10 से 11 लेक्चर्स करेंगे। अभी सही है ना? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार मैं चैट्स ऑन कर लेती हूँ, पता नहीं चैट्स शो नहीं हो रही है सही से चैट्स शो नहीं हो रही है तुम्हारी। क्लास 11th प्रारंभ, ये रहा हमारा प्रारंभ बैच, केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, वीडियो, लेक्चर 1। ठीक है, चलो चलो, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। सो मत जाना, आई गेस अभी सब कुछ सही होगा, है ना? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में ये जो हमारा चैप्टर है ना बेटा, एक बहुत प्यारा चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर। अगर आप इस चैप्टर की बात करो तो एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है। ठीक है, ऑल गुड ऑल क्लियर कह रहे, छुट्टी कर दो। ठीक है, बहुत सही बेटा, बहुत सही। ठीक है, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी बेटा तुम्हारी। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, 10 11 12 मिनिमम लेक्चर्स इसके होंगे। स्टार्टिंग में इस चैप्टर को मैं एक ओवरव्यू देती हूँ आपको, पहले आप एटम के बारे में जानोगे, फिर आप कुछ छोटी छोटी चीजें जानोगे एटम से रिलेटेड, है ना?
फिर आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे आओगे, उसके पहले आप बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानोगे कि किन किन साइंटिस्ट ने आके क्या क्या बोला था। और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे जे थॉमसन का मॉडल हो गया, जैसे रदरफोर्ड जी का मॉडल हो गया। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, इंक्लूडेड हैं। एक बहुत बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। पूरे 9 मार्क्स का ये चैप्टर है आपका। चैप्टर का वेटेज 9 मार्क्स होता है बेटा, विच इज अ लॉट, मतलब बहुत है 9 नंबर, है ना। इससे पहले जो आपने चैप्टर 1 पढ़ा था ना, वो 7 नंबर का था, ये 9 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। आपके में वन ऑफ द हाईली वेटेज चैप्टर ये है, थर्मोडायनेमिक्स है, फिर ऑर्गेनिक तो है ही है ना। तो 9 नंबर का चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसका 30% पोर्शन आसान है जो आप पढ़ के आए हो, 71% पोर्शन डिफिकल्ट भी है, बहुत डिफरेंट भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी क्लास 11-12 के लिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, है ना, कुछ रूल्स वगैरह हो गए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वगैरह हो गई, ऑर्बिटल्स को जानोगे, मतलब इन शॉर्ट पूरा एक एटम का स्ट्रक्चर जान जाओगे आप कि क्या होता है। कई चीजें आप शायद गलत पढ़ के आए हो, गलत कह लो, या कई चीजें आप बोलो बहुत आधी अधूरी पढ़ के आए हो, हाफ नॉलेज है आपके पास, पर एटम के बारे में हाफ नॉलेज आपके पास अभी भी नहीं है। आप एटम को सिर्फ 20% जानते हो, 70% एक एटम के बारे में चीजें आप यहाँ जानते हो, ठीक है। तो यस, ये इस चैप्टर की एक खूबी है, मजेदार बाकी चैप्टर है, मजा आएगी आपको पढ़ने में। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि स्टार्टिंग से तो ठीक है, बट आप लेक्चर 7-8 में बहुत बोर होने वाले हो, मतलब 6-7-8 में आते आते कि अरे बाप रे कब होगा ये चैप्टर खत्म। लेकिन मैं आपसे बस यही बोल सकती हूँ कि चैप्टर लेंदी है, बहुत लेंदी है, वन ऑफ द लेंदीएस्ट चैप्टर है आपके क्लास 11th की बुक में। ऑर्गेनिक के अलावा अगर हम बात करें तो बहुत लेंदी चैप्टर है ये, ठीक है, लेकिन मजेदार है, मजा आएगी आपको पढ़ने में फॉर श्योर, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आपको पता है ये एटम वर्ड कहां से आया? ये एटम जो वर्ड है ये कहां से डिराइव्ड है? ये डिराइव्ड है एटोमियो वर्ड से, अटोमियो, जिसका मतलब होता है अनकटेबल या इनडिविजिबल। सुनी सुनी सी बात लग रही है चैप्टर 1 में, हाँ मैम ये हमने सुना था। तो पहले तो यही देखो, एक एटम के बारे में जानो। जो एटम है वो कहां से डिराइव्ड है? ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है जिसका नाम है अटोमियो, अटोमियो, और इसका मतलब होता है अनकटेबल या फिर इनडिविजिबल या फिर जैसे नॉन डिविजिबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक एटम का मीनिंग है और एटम डिराइव्ड है एक ग्रीक वर्ड से, ठीक है मैम। इसके अलावा एटम को डिस्कवर किसने किया था? हमारे जॉन डाल्टन जी ने किया था, है ना। यस मैम, तो जॉन डाल्टन जी ने डिस्कवरी की थी। कौन से ईयर में की थी, कोई मुझे बता सकता है? अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा हुआ है, कौन से ईयर में जॉन डाल्टन जी ने, खैर बहुत साल लगे हैं उनको, तो हम एक ओवरव्यू के हिसाब से करेक्ट ईयर बोलते हैं, पर वो तो 5-10 साल से इस पर डिस्कवरी चल रही हुई, शायद और ज्यादा साल से चल रही होगी, है ना। तो एटम को डिस्कवर किया हमारे जॉन डाल्टन जी ने, है ना। एटम एक फंडामेंटल यूनिट होता है मैटर का, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होता है मैटर का, इसी से पूरी कहानी हो रही होती है एक मैटर में। जो एग्जिस्टेंस होता है अलग अलग टाइप ऑफ मैटर का, वो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स की वजह से होता है। अगर मैं आपसे बोलूं गोल्ड अलग है, सिल्वर अलग है, तो क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग एटम्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये इस पूरे का एक ओवरव्यू हो गया एटम का। 1808 में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1808 में जॉन डाल्टन जी ने इसकी डिस्कवरी करी थी। खैर मैं आपको जैसे बता दूं, हम 1808 बोलते हैं ना, डिस्कवरी बहुत सालों तक चलती है, एक दिन में नहीं होती, एक साल में भी नहीं होती, बट हम इसको इस तरीके से नाम देते हैं कि हाँ इस ईयर में हम इसके बारे में जानना स्टार्ट हुआ था। तो ये एटम है। एटम का जो आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो बेटा, सर्कुलर स्ट्रक्चर, वो अब गलत हो जाता है। अब बोला जाता है कि एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, एटम उस तरीके से दिखता ही नहीं है जो हमें क्लास 9-10 में दिखाया गया है। एटम एक 3D स्ट्रक्चर होता है, एक अलग सा 3D टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से इसमें बाहर कुछ पार्टिकल्स लगे होते हैं। अच्छा एक और मैं बहुत मजेदार बात बोलती हूँ, मैं हर साल बोलती हूँ ये बात, और मैं वापस से बोल दूं अपने बच्चों को, इस चैप्टर को पढ़ते टाइम तुम बस ये समझना, तुमने कभी जिंदगी में एटम नहीं देखा, कभी जिंदगी में एटम नहीं देखा, ये आपको करना है, ठीक है। कभी ऐसा होता है एक बहुत खास फ्रेंड हो कोई, है ना, तो आप उसके साथ कभी कहीं घूमने जाते हो, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से आप मॉल गए हो। अब वो मॉल आप जा 1000 बार चुके हो, पर जब उस फ्रेंड के साथ होते हो उसको दिखाने के लिए कभी ये किया है, यार मतलब बहुत अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा लगा यहाँ पे, भले ही आपने वो सेम चीज 10 बार देखी हुई है ना। जैसे आइसक्रीम खाने गए, ठीक है, अब वो आपकी फेवरेट आइसक्रीम है, लेट्स से आपने वो आइसक्रीम 10 बार खाई हुई है, पर उस फ्रेंड के सामने, यार कितनी टेस्टी है ना, इसमें ये जो ये क्रंच आ रहे हैं ना, दे आर वेरी गुड, है ना। तो ये क्या होता है, ऐसे रिएक्ट करते हो ना कि हमें तो पता ही नहीं है, हम तो पहली बार खा रहे हैं, ताकि उसके सामने थोड़ा सा ऑरा मेंटेन रहे, है ना। ये किया है ना तुमने, तो यही करना है आपको इस चैप्टर में, यही सेम करना है आपको इस चैप्टर में, ठीक है। स्क्रीन नॉट प्रॉपरली विजिबल, मुझे समझ नहीं आता तुम लोग किसमें पढ़ रहे होते हो, हाँ सब क्लियर है, मैं मेरे फोन में साफ, मैं इसीलिए फोन में लगा के रखी हुई हूँ कि ताकि ऐसा कुछ ना हो कि यार मुझसे मिस आउट हो जाए या शायद ना पता चले, सब तो सही है यार।
ठीक है, करते हो ना? ठीक है मैम, ये फ्रेंड वगैरह इसमें कुछ नहीं होता। वाह बेटा वाह, वाह 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 वाह, वेरी गुड बेटा, पढ़ लो बेटा। ठीक है, फ्रेंड ही होता है। तो समझो बात को। तो इस चैप्टर को भी ऐसे ही पढ़ना बेटा। इस चैप्टर में बस हमको ये सोचना है कि हमने पता ही नहीं, हमें भाई एटम के बारे में कुछ नहीं पता। कह दो मैम ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात है, ये तो वो वाली बात होगी ना, जो सच है वो बताना है। हाँ बेटा आई नो तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं पता, बट स्टिल जितना पता है वो भी ऐसा रिएक्ट करो कि भूल जाओ, ठीक है? क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी जो आप पढ़ के आए हो। बहुत सारी चीजें आधी अधूरी है, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, की वो गलत हो जाएंगी या आधी अधूरी हो जाएंगी। तो हमें से ऐसे पढ़ता है, एक फ्रेश स्टार्ट है ये। एटम के बारे में पहली बार जानने जा रहे हैं, बस इस तरीके से इसको पढ़ना, ठीक है? तो सबसे पहले हमको बता दिया गया एटम क्या है, कैसे है। जॉन डाल्टन जी ने 1808 में इसके बारे में बहुत कुछ बातें बताई। वो हमको पता है, वो बातें गलत भी हो गई आगे चल के, बट ठीक है, ये एक एटम की बात है। एक एटम का 3D स्ट्रक्चर है ये बेटा। 3D स्ट्रक्चर में एटम इस तरीके से दिखता है। 3D स्ट्रक्चर में एटम कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है, ठीक है? अब हम आते हैं एटॉमिक थ्योरी में, जो मैंने आपको बोला कि जॉन डाल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमको बताया। हम जॉन डाल्टन जी के हिसाब से एटॉमिक थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी रखूंगी इस वाले टॉपिक को, क्योंकि आपने चैप्टर 1 में मुझसे ये चीज पढ़ी हुई है। पोस्टुलेट नंबर 1, ये इनके पोस्टुलेट्स है। नंबर 1 1808 की ये बात है पूरी, ठीक है? नंबर 1, हर एक मैटर एटम से मिलके बना है, खत्म। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर। नंबर 2, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट एटम, हर एक अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं। एटम्स कैन एंगेज इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट कर सकता है। ना ही तो एटम को आप क्रिएट कर सकते हो एक रिएक्शन में, ना ही तो आप उसको खुद से डिस्ट्रॉय कर लोगे, है ना? ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि मैंने लेट्स से आपने कोई रिएक्शन करी, सोडियम के एटम है उसमें, ठीक है? आगे जाके ना मैम सोडियम मैग्नीशियम में बदल गया, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ना ही तो कोई खुद से एटम पैदा हो सकता है, ना ही खत्म हो सकता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है? तो ये भी हो गया। और एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं। इनमें से किसी भी पॉइंट में मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। हम चैप्टर 1 में एज इट इज इसको पढ़ के आए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो कहानी हमारी हमें हटा देनी है अभी, उसमें आपने डिफेक्ट्स भी पढ़ लिया, लिमिटेशन भी पढ़ ली। अब आप आओ सब एटॉमिक पार्टिकल में, ये भी आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है? पहले सुनना, जॉन डाल्टन जी की जो कहानी थी उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई। एटम्स आर डिविजिबल, एटम्स को हम तोड़ सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 पार्ट्स में टूटता है ये टोटल 3 पार्ट्स में टूट जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पर ऐसे हमें कैसे पढ़ना है, जैसे हमें तो एटम के बारे में कुछ नहीं पता, हमें तो पता ही नहीं है, तो ये याद रखो हमें नहीं पता। तो अब हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये टूट भी सकता है। किसमें टूट सकता है? नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं पता। तुम्हें पता है? नहीं, तुम्हें भी नहीं पता, है ना? तो हमें ये नहीं पता एटम कैसे टूट सकता है, ठीक है? तो कुछ एलिमेंट्स की, कुछ पार्टिकल्स की यू कैन से डिस्कवरी होने वाली है, ठीक है? फॉर एक्सप्लेनिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मेनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस मॉडल्स। बहुत सारे मॉडल्स आए, बहुत सारे। कुछ तो आप पढ़ते हो, कुछ तो आप पढ़ते भी नहीं हो, कुछ तो ऐसे हैं जो किताबों में नहीं दिए हुए पर वो भी हैं। हमें लगता है कि लेट्स से हमने 10 साइंटिस्ट पढ़ लिए, 10 लोगों ने एटम की डिस्कवरी करी, पीछे उसके 100 लोग होंगे जिन्होंने डिस्कवरी करी होगी, फेल हो गई होगी डिस्कवरी, पहुंची ही नहीं होगी किताबों तक डिस्कवरी। लेकिन फिर भी बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान होता है। हम किसी एक के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना इस चैप्टर को पढ़ते टाइम एक बात बहुत बोलते हैं कि मैम जब ये गलत ही था तो हमको पढ़ा क्यों रहे हैं? जैसे एक साइंटिस्ट पढ़ा, मैम उन्होंने तो गलत बताया ना, तो दूसरे के बारे में बताएं सीधा। आपको एक बात बताऊं, जिंदगी में जो इंसान गलती करता है ना, उससे अच्छे से कामयाबी कोई नहीं समझा पाता। एंड दिस इज समथिंग वेरी डीप। इफ यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट तो कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होता है ना, शायद वो आपको कामयाबी के बारे में बहुत ज्यादा समझा पाए। और ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना? तो ये सच होता है ना? क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। तो हम जब किसी और साइंटिस्ट के बारे में बेटा हमें पढ़ रहे होंगे ना, तो उसका रीजन कभी ये मत सोचना कि यार गलती था तो क्यों पढ़वा रहे हैं वो, ये नहीं। उनकी गलतियां नहीं जानोगे ना, तो सही जो बात है ना वो समझ ही नहीं पाओगे। पहले आपको सही चीज समझने के लिए समझना पड़ेगा कि गलतियां कहाँ कहाँ थी, तब जाके आप उस सही चीज को समझ पाओगे, ठीक है? तब जाके आप उस सही चीज को समझ पाओगे, ठीक है? और बस मैं इतनी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जब तक चैट्स प्राइवेट नहीं हो रही हैं बेटा पढ़ लो। जब तक तुम्हारी चैट्स प्राइवेट नहीं हो रही हैं बस तुम पढ़ लो, ठीक है? मतलब बातें कम करो। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब था बातें कम करो, ठीक है? ठीक है, चलो चलो ठीक है। इतनी बातें कर रहे हो तो कि 4-5 मिनट लग जाता है तुम्हारे चैट्स देखने में कि कहाँ से मुझे रिप्लाई दे रहे हो, क्योंकि पता नहीं किसको रिप्लाई दे रहे हो, ठीक है? तो इन शॉर्ट
हम सारे साइंटिस्ट के बारे में इसलिए जानते हैं ताकि हम उन गलतियों से सीख पाए और तब हमें समझ में आए कि दूसरे साइंटिस्ट ने क्या सही किया, है ना। तो ये आपको समझना पड़ता है इस चैप्टर में। फिलहाल एटम कुछ पार्टिकल्स में टूटेगा, लेकिन हमें नहीं पता, अभी हमें देख के भी नहीं पता ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, अभी भूल जाओ, ठीक है। तो कुछ मॉडल पढ़ने होंगे एटम के बारे में जानने के लिए, कुछ पार्टिकल्स आएंगे। अब आज के मेन टॉपिक में आते हैं जो कि है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। हेडिंग लगा लो यहाँ से, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यहाँ से मेन टॉपिक हमारा शुरू होता है आज का, ठीक है। अच्छा, हमने बोला कि यार एटम जो है ना, एटम की तो डिस्कवरी हो गई, जॉन डाल्टन जी ने कर दिया, 1808 में कर दिया, ये हमें पता है केवल अभी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। अब हमारे और तुम्हारे हिसाब से क्या है कि एटम तो टूट ही नहीं सकता, एक एटम है उसे थोड़ी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम रखा गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, नाम रखा गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में पूरा एक सेटअप लगाया गया जिसमें से एक कैथोड रे ट्यूब रखी है ना, एक ट्यूब रखी बेसिकली, डिस्चार्ज ट्यूब जिसको आप बोल रहे हो, इसमें दो रॉड लगाई, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड रॉड एक नेगेटिव रॉड होती है और एनोड की रॉड एक पॉजिटिव रॉड होती है। कैथोड की रॉड एक नेगेटिव रॉड होती है, एनोड की रॉड एक पॉजिटिव रॉड होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो समझ गए मैम। कैथोड की रॉड लगाई, एनोड की रॉड लगाई, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, डिस्चार्ज ट्यूब रख दिया, ग्लास का होता है ये ट्यूब, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताते हैं क्या किया। अब दो चीज समझो, इसमें दो चीजें की गई, लो प्रेशर हाई वोल्टेज, माइंड में रखो और नोट करो, दो चीजें की गई, लो प्रेशर अराउंड 10 की पावर -3 mm of Hg एंड हाई वोल्टेज अराउंड 10,000 वोल्ट। दो काम किए गए, बहुत लो प्रेशर कर दिया गया, लो प्रेशर इतना किया गया एकदम वैक्यूम लग रहा है, एकदम लग रहा है जैसे वैक्यूम क्रिएट, हम इसको एग्जैक्ट वैक्यूम नहीं बोल सकते, एग्जैक्ट वैक्यूम करना किसी चीज को बहुत नामुमकिन जैसा होता है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट वैक्यूम, इसके अंदर से सब कुछ वैक्यूम कर लिया, पूरा बाहर खींच लिया, और इसको हमने बोल दिया, इसको इतनी अच्छे से पैक वैक किया, हमने बोला यहाँ पे ऑलमोस्ट वैक्यूम है, 10 की पावर -3 mm of Hg, मतलब बहुत लो प्रेशर, कितना बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट, मतलब तुम सोचो, तो बहुत कम प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज में रखा गया इस चीज को, ठीक है मैम, ठीक है। वैक्यूम पंप लगाया, जिस मैंने आपको बोला ऑलमोस्ट वैक्यूम कर दिया गया, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, अब इतने कम प्रेशर में और इतने हाई वोल्टेज में, सोचो ऐसे इतना हाई वोल्टेज करंट पास किया, समझ रहे हो ऐसे तेज से वाइब्रेट होना स्टार्ट हुआ, यही तो होगा, यस मैम। दो रॉड्स रखी थी, एक हमारे पास कैथोड की रॉड थी, एक हमारे पास एनोड की रॉड थी, ठीक है। अब क्या होगा, ये कैथोड की रॉड से कुछ निकलता हुआ दिखा, अच्छा मतलब आप ये बोल रहे हैं ऐसा हम देख रहे हैं, अच्छा यहाँ से कुछ जा रहा है, नहीं, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, अगर आप सामने से देख रहे हो ना इस पूरे सेटअप में तो कुछ नहीं दिखेगा, तो पता कैसे चला होगा मैम कि यहाँ पे कुछ निकल रहा है बाहर। यहाँ पे लगाई गई जिंक सल्फाइड की फॉइल, ZnS की एक फॉइल, इसको बोलते हो फ्लोरोसेंट फॉइल, फ्लोरोसेंट मटेरियल है बेसिकली, ठीक है, फॉस्फोरेसेंट भी बोलते हो, फ्लोरोसेंट भी बोलते हो, मतलब जानो, इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसपे अगर कोई पार्टिकल हिट करेगा, इफ हिट बाय अ पार्टिकल, this ZnS starts glowing, ग्रीन कलर, मतलब हमें पार्टिकल है, हम ऐसे देख रहे हैं सेटअप को, यार क्या हो रहा है, ये चमकने लगा, अरे ये क्या हुआ मैम, ये क्या हुआ, हम सोच रहे हैं कि अरे जिंक सल्फाइड तो क्या हो गया, यहाँ पे कुछ होना ही चाहिए था, ये तेज से ग्लो करने लगा, मतलब ये मैम चमकने लगा, आप कह रहे हो, यस, चमकने लगा, ग्लो करने लगा। ये ग्लो करेगा कब, ये वो मटेरियल है जिंक सल्फाइड का, वो मटेरियल जिसपे जब कोई पार्टिकल टकराएगा ये सिर्फ तभी जलेगा। एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड, आप ये बताओ, इसमें पार्टिकल टकरा रहा है तो इसका ये क्या लेना देना कि पार्टिकल यहां से आया होगा, भाई पार्टिकल तो कहीं से भी आके टकरा सकता है, नहीं कहीं से भी नहीं आके टकरा सकता, कैसे मैम, आप देखो बेटा, ये एक नेगेटिव रॉड है ना, नेगेटिव पार्टिकल है इसमें, ये पॉजिटिव रॉड है, पॉजिटिव की तरफ
सिर्फ वो चीज जाएगी जो नेगेटिव होगा। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। इसका मतलब यहां से कुछ तो आया है जो इसमें टकराया है, यहाँ से कुछ आ रहा है और ये टकरा रहा है, आ रहा है और ये टकरा रहा है। परफोरेटेड एनोड रखी गई थी जिसमें थोड़े थोड़े छेद भी थे, ठीक है, तो ये अंदर पास कर पा रहा था और ये चमक रहा था, ग्लो कर रहा था, क्योंकि ये एक रेस के फॉर्म में है। हमें कोई पार्टिकल तो दिख नहीं रहा है अभी, आगे चल के इसी को पार्टिकल बोला जाएगा, इसी को इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, पर अभी हमें नहीं पता क्योंकि ये एक रेस के फॉर्म में होगा। हमने इसका नाम दे दिया कैथोड रेस, नाम दे दिया कैथोड रेस, ठीक है। तो कैथोड रेस में हुआ पूरा ये कहानी कैसे, मैम वापस एक बार बताओ। दो रॉड्स रखी गई हैं, एक नेगेटिव रॉड एक पॉजिटिव रॉड। पॉजिटिव रॉड के पीछे जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दी गई। जिंक सल्फाइड क्या करता है, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जिसपे कोई भी पार्टिकल कभी टकराएगा तो वो ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, 10,000 वोल्ट से पास करी हमने करंट को। 10,000 वोल्ट तो बहुत हाई वोल्टेज हो गया है ना, और बहुत लो प्रेशर, इतना लो प्रेशर कि ऑलमोस्ट बेटा इसको वैक्यूम कर दिया, ऑलमोस्ट हमने इसको वैक्यूम कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये वोल्टेज पास किया हमने, ऐसे करके रॉड्स इमेजिन करो ना, ऐसे हो रही होगी ना, तेज से होने लगी होगी, है ना, इतना हाई, ये बहुत हाई वोल्टेज है मैम, इतना भी हाई नहीं है। नहीं नहीं, इस सेटअप को देखो ना, इतने छोटे सेटअप में आप 10,000 वोल्ट का वो बोल रहे हो, 10,000 वोल्ट पास कर रहे हो, तो इट इज वेरी हाई, है ना। तो जैसे ही पार्टिकल में कुछ गया, भाई कुछ तो हुआ, ये करंट पास हुआ और यहां से कुछ निकल के बाहर आया होगा, जिसकी वजह से ये वाली साइड जो अपनी एनोड वाली साइड है वो ग्लो करने लग गई, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव, अभी स्ट्रेट लाइन होगी, अभी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे आप। फिलहाल पहले ये बताओ, ये किसे समझ में आया, किसे किसे यहां तक की बात में कोई डाउट नहीं है, इन द चैट बॉक्स। हमारे कितने बच्चों को यहां तक कोई डाउट नहीं है, बताओ। हमारे कितने बच्चों को यहां तक कोई भी डाउट नहीं है? हमारे कितने बच्चों को कोई डाउट नहीं है? कितने कितने कितने? जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। तो कुछ बच्चों को समझ में आ गया, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया ऑलमोस्ट। थोड़े थोड़े बच्चे कह रहे हैं कि मैम एक बार और बता दो, ठीक है, पर मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं इसको बताऊंगी अब तुम्हें प्रॉपर्टी समझाते रहे। पहले सेटअप को थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू वापस से सुनो। दो रॉड लगी हुई है बेटा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। 10,000 वोल्ट का करंट तुमने पास कर दिया, 10,000 वोल्टेज से तुमने पास कर दी इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो 10,000 वोल्ट बहुत हाई वोल्टेज होता है, बहुत हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। और एकदम वैक्यूम कर दिया आपने इस ग्लास रॉड में, है ना, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ नहीं, ऑलमोस्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बोलोगे आप, है ना। फिर उसके बाद जैसे आपने करंट पास किया तो यहाँ से कुछ पार्टिकल निकले होंगे, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ये ग्लो करने लग गया, ये ग्लो करने लग गया, ये ग्रीन कलर का ग्लो करने लग गया। इसका मतलब होता है कि इससे कोई पार्टिकल टकराया है। जब कोई पार्टिकल टकराता है ना, ये सिर्फ तभी ग्लो करता है, ठीक है। तो कोई पार्टिकल टकराया होगा तभी ये ग्लो कर रहा होगा, ठीक है मैम। अब हमने बोला ऑब्वियसली यहाँ पे पार्टिकल आया, यहाँ तक कुछ चल के आया, कोई रेज आई होंगी तो वो कैथोड से निकली होंगी, तो इसे हमने नाम दे दिया कैथोड रेज, ठीक है। विलियम क्रूक्स ने इसके बारे में पूरा समझाया था, विलियम क्रूक्स जी ने इसके बारे में हमें स्टार्टिंग में पूरा समझाया था। खैर यहाँ पे आपको जो डिस्कवरी का पूरा क्रेडिट जाएगा, पार्टिकल की डिस्कवरी का, वो किसी और को ही चला जाएगा, बट फिर भी ये पूरी कहानी चल रही है। और इनफैक्ट विलियम क्रूक्स के साथ 2-3 साइंटिस्ट और भी थे इस पूरे सेटअप में, ठीक है, जिन्होंने ये पूरा किया था। अच्छा, तो बहुत लो वोल्टेज किया, बहुत हाई प्रेशर किया। लो वोल्टेज क्यों किया? ताकि ऑलमोस्ट वैक्यूम हो जाए, यहाँ पे ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इतने हाई वोल्टेज से क्या होगा, तुरंत पार्टिकल निकल के यहाँ पे आ रहे होंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। अब एक एक करके इसको हम समझते हैं, हो सकता है किसी को समझ में आया हो सकता है किसी को ना आया हो, हम एक एक करके समझते हैं। देखो कुछ इस तरीके से एक सेटअप आप इमेजिन भी कर सकते हो, एक तरफ नेगेटिव रॉड एक तरफ पॉजिटिव रॉड है, ठीक है। ये पूरी कहानी है, कुछ जाके टकरा रहा होगा जिसकी वजह से कुछ यहाँ पे शाइन कर रहा होगा, ग्लो कर रहा होगा, ठीक है। चलो, नंबर 1, कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल। कैथोड रे जो है वो ग्लास से बना है। अब एक एक चीज में बहुत डिटेल में जा रहे हैं, ये पूरा एक ओवरव्यू आपने ले लिया, अब बहुत डिटेल में चलो। वो बोल रहा है कैथोड रे ट्यूब जो है वो ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। दो उसमें मेटल की शीट रखी हुई है, प्लेट रखी हुई है, इसी को आप इलेक्ट्रोड बोल रहे हो। इलेक्ट्रोड बेटा वो रॉड्स होती हैं, रॉड, इलेक्ट्रोड मतलब रॉड, एक पॉजिटिव रॉड एक नेगेटिव रॉड, दो रॉड्स रखी हुई है इसमें मेटल की बनी हुई। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस could be observed only at very low pressure and very high voltage। ये जो आप डिस्चार्ज देख रहे हो, आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल, मतलब कोई नेगेटिव चीज होगी तभी तो पॉजिटिव की तरफ आई होगी, तो ये आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो देख रहे हो
ये जो आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देख रहे हो इसको ध्यान समझो, ये कैसे हो सकता है जब बहुत लो प्रेशर हो, बहुत हाई वोल्टेज हो, तो कंडीशन लेनी पड़ेगी हमें हमेशा। चलो नाउ नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द गैस। मतलब मान लो आप कोई और गैस ले लो, भाई आपने जो पूरा सेटअप किया इसमें कोई गैस भी ऐड कर दिए, उसी के एटम से तो आप चीजें समझ रहे हो, पर खैर यहाँ पे गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, गैस के बारे में भी कुछ मत सोचो, बल्कि ये तो एक बहुत प्यारा सा पॉइंट है जो आप याद रखना, बस यहाँ पे सुन लेना, भले ही समझ आए ना आए तुमको नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा एनोड रे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये लिखा है कि देखो अगर मान लो आप अलग अलग गैसेस ऐड कर रहे हो, है ना, इस सेटअप में आपने मान लो कोई गैस ऐड करी हुई है, ठीक है, तो उस गैस का प्रेशर कितना करना है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया गया है ना, तो लो प्रेशर में ही लाना है हमको, तो हम उसको लो प्रेशर में ले आएंगे किसी भी गैस को, ठीक है मैम। जब सफिशिएंटली हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो ना इलेक्ट्रोड में, बहुत हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट के आसपास, करंट फ्लो होना शुरू कर देता है, ठीक है। पार्टिकल्स के थ्रू ये मूव होना स्टार्ट कर देता है ट्यूब में नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव रॉड को नाम दिया कैथोड, पॉजिटिव रॉड को नाम दिया एनोड। तो हमने बोला जैसे इतना हाई वोल्टेज, तुम 10,000 वोल्टेज को पास कर रहे हो, तो बोला हमने 10,000 वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10,000 वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा बहुत तेजी से, करंट बहुत तेजी से फ्लो होगा। और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इन अ ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कैथोड से क्योंकि ये जा रहा है तो नाम रख दिया कैथोड रेज, यहीं से इसका नाम भी निकल के आया था, क्योंकि ये पूरी चीजें कैथोड से हो रही हैं तो नाम रख दिया कैथोड रेज, ठीक है। नाउ इन्हें आप बोलते हो कैथोड रेज, जो मैंने आपको बोला इन्हीं को आप बोलते हो बेटा कैथोड रेज, और इसी को आप बोलते हो कैथोड रे पार्टिकल। कैथोड रे पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, पर तुम्हें तो पता ही नहीं होगा अभी इलेक्ट्रॉन होता है क्या, हम तो भूल चुके हैं एटम को, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे ही कैथोड रेज बोलोगे। जो फ्लो ऑफ करंट है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फर्दर उसको आप चेक कर सकते हो, होल वगैरह एनोड में कर दो छोटे छोटे, और आप क्या करो उसमें एक एनोड के पीछे लगा दो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो कि जिंक सल्फाइड का बना होता है। अब इसका मतलब जानो, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई चीज हिट करी नहीं करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हमने एनोड के पीछे कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड लगा दिया, इसको आप बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट मटेरियल या फ्लोरोसेंट मटेरियल। इसका काम क्या होता है मैम, तो इसका काम समझो, जब रेज यहाँ पे पास करेंगी एनोड में, स्ट्राइक करेंगी जिंक सल्फाइड की कोटिंग में, और ब्राइट स्पॉट दिखने लग जाएगा कोटिंग में, तो जहां जहां ये जाएगी वहां ग्रीन कलर का जलने लग जाएगा, ग्रीन कलर का स्पॉट दिखने लग जाएगा। लेट्स से पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ पे आई तो यहाँ पे ग्रीन कलर दिखने लग जाएगा, ऐसे ग्रीन कलर का स्पॉट दिखने लग जाएगा, और इसे ही आप बोल रहे हो कि पक्का यहाँ पे कोई पार्टिकल आके टकराया है, क्योंकि ये स्पॉट या ये ग्लो हमें तभी दिखता है जब इसमें कोई पार्टिकल आके हिट करता है, मतलब जब तक कोई पार्टिकल टकराएगा नहीं तब तक ये चमकेगा नहीं, तो मतलब कोई पार्टिकल टकराया होगा तभी तो ये चमक रहा है, ठीक। तो ये भाई हमारी बात हो गई कैथोड रे के बारे में, थोड़ी सी और बातें कर ले, और बातें कर ले कैथोड रेस के बारे में, और बातें कर ले कैथोड रेस के बारे में। सब सही है ना, सब समझ में तो आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, टेंशन मत लो, नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, वैसे ये तो आसान है यार कहानी, ये कहानी तो आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या प्रॉपर्टीज है मैम इसकी। कैथोड रे बेटा जो है वो कैथोड से शुरू होता है और एनोड पे खत्म होता है, कैथोड से एनोड की तरफ भागते हैं। कैथोड रेज हमेशा ऐसे कैथोड से कुछ निकल रहा होता है और वो एनोड की तरफ आ रहा होता है, कैथोड से कुछ निकल रहा होता है एनोड की तरफ आ रहा होता है, इस तरीके से इसको इमेजिन करते हो चलो, है ना। लो प्रेशर होता है, एकदम लो प्रेशर, बहुत हाई वोल्टेज 10,000 के आसपास, प्रेशर कितना 10 की पावर -3 mm ऑफ Hg, है ना, वोल्टेज कितना 10,000 वोल्ट, है ना। फ्लोरोसेंट की कोटिंग कर दी, क्यों, ताकि ये ग्लो करे, इस पे कोई भी पार्टिकल टकराएगा ये जलने लग जाएगा, ठीक है, कोई भी पार्टिकल टकराएगा जल के राख हो जाएगा, नहीं मजाक कर रही हूँ, जलने बस ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कैथोड रे का पूरा एक्सपेरिमेंट हम इमेजिन कर सकते हैं अगेन, है ना। ये देखो कुछ इस तरीके से कैथोड से रेज निकल रही है एनोड की तरफ जा रही है। मैम आपको कैसे पता एनोड की तरफ जा रही है, हम ऐसे देख रहे होंगे क्या सच में मैम ये दिख रहा होगा, नहीं बेटा ये नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये दिख रहा होगा, ये जो ग्लो है ना, ये जो चमक रहा है ना, ये दिख रहा होगा आपको, आपको ये रे नहीं दिख रही होगी असलियत में, आप रियलिटी में बैठ के अगर ये ऑब्जर्व करते ना नहीं दिखता, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर दिया आपको कुछ नहीं दिख रहा होता, पर ये ग्लो दिख रहा होता, विच प्रूव्स कि यहाँ पे कैथोड से कोई रेज निकल के आ रही है, कुछ कैथोड से आ रहा है जो आके लग रहा है ऐसे जिन्न करके कुछ आया, वो जल उठा, ग्लो करने लगा, चमकने लगा, तो पक्का है कि कैथोड से कुछ निकल के आ रहे हैं, और इस चीज को, इस रेज को हमने नाम दे दिया कैथोड रेज, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है धीरे धीरे, आई होप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। चलो और क्या है इसके बारे में बातें, अब देखो अब बातें तो बढ़ती चली जाएंगी। These
themselves are not visible. हमें नहीं दिख रही ये रेज, बार बार मैं ऑब्जर्व कैसे मैम, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, जैसे फ्लोरोसेंट मटेरियल हो गया, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिसको आप कह सकते हो, और ये ग्लो करता है जब भी मैम इसमें कुछ टकराता है, कोई भी इससे टकराएगा तो ये चमकेगा। आपको एक बहुत प्यारा सा फैक्ट बताती हूँ मैं, बहुत प्यारा सा फैक्ट, बेहतरीन सा फैक्ट। पुराने जमाने की टीवी देखी है आप लोगों ने, एकदम इतनी बड़ी सी होती है, मोटी सी टीवी होती है ना, बड़ी बड़ी सी, आपको बेटा उसमें जो पूरी चीजें दिख रही होती हैं वो कैसे दिख रही होती है, वो कैथोड रेज लगी होती है, उसमें कैथोड रे ट्यूब लगा होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें फिट होती हैं। तो वहां पे क्या होता है, आपको वहां पे जो स्क्रीन में वहां पे होता है क्या, कैथोड रेज होता है, पीछे गोल्ड वगैरह बहुत सारी चीजें होती है ना, फॉइल वगैरह बेसिकली, है ना, तो वहां से पार्टिकल हिट करता है तो वो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ऐसे स्पॉट बनाता है टीवी में, और इलेक्ट्रॉन जब उससे टकराते हैं यहाँ पे तब जाके हमको वो पूरी स्क्रीन में, और इतनी तेजी से, मतलब कितने बहुत ही मिली सेकेंड में, कुछ 60 टाइम्स ये पूरी कहानी हो रही होती है, मतलब इतने से सेकंड में 1060 बार टकरा रहा है जाके, तो वहां पे हमको वो जो विजिबल होता है ना, पूरा जो हमको दिख रहा होता है उस स्क्रीन में, वो कैथोड रेज की वजह से भी हो रहा होता है। वहां पे कैथोड रेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कैथोड रेज का पिछले टाइम पे, मतलब पुराने जमाने की टीवियों में। पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा है, सुनना। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स। जो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब होती है ना, ऐसे ये देखो कितना प्यारा बना हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन गन बनी होती है, इलेक्ट्रॉन गन, और इस तरीके से कैथोड की रेज जा रही होती है, और आगे फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जो चमकता है, तो उसमें रेड ग्रीन डॉट्स बनते हैं, फिर उसकी वजह से आपको कोई भी चीज विजिबल हो पाती है, वरना हमें टीवी में कुछ दिखता ही नहीं। तो यहाँ से पूरा एक इमेजिनेशन आई थी, अब जाके खैर बहुत सारा इसमें मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं, बहुत चीजें हो चुकी है, पर यहाँ से पूरा अप्रोच था कैथोड रेज का। सोचो सोचो कितनी, आप इमेजिन करो कितने बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं कैथोड रे नहीं, लेकिन आप इमेजिन करो बेटा, ये हम 1900 1800 इन सब सालों में ये सारी बातें कर रहे हैं, इतने साल में कितना दिमाग होगा लोगों के पास कि उन्होंने ये डिस्कवरी करी होगी कि कैथोड रे, जो आज हम शायद मुंह बना के पढ़ रहे हैं, बोरिंग तरीके से पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है अरे यार ये क्या टॉपिक है, इस टॉपिक की वजह से आज टीवी चल रही है, टेलीविजन, फोन, मोबाइल फोन, मतलब अब तो बहुत मॉडिफिकेशन आ गया एज आई सेड, बट ये अप्रोच कहां से आई, ये शुरुआत कहां से हुई, वो नहीं होता तो शायद ये चीजें नहीं होती। समझ रहे हो इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो तुम, जिस कंप्यूटर में जिस फोन में देख रहे हो, शायद ये फोन और कंप्यूटर आज चल भी नहीं रहा होता। मैम ये ड्रॉ भी करना है, यस बेटा, यस यस यस, ये वाला आप ड्रॉ करोगे इमेज जो यहाँ पे बनी थी ना, ये इमेज आपको ड्रॉ करनी है, मतलब देखो आपके ऊपर है, अगर ड्रॉ नहीं करो तो एग्जैक्ट पॉइंटर्स लिखो, फिर जो मैं आपको बता रही हूँ कि फ्लोरोसेंट मटेरियल, ऐसे भले डिटेल मत लिखो पर एग्जैक्ट पॉइंटर्स लिख दो, है ना, तो भी चलेगा, और चाहो तो ड्रॉ कर लो, मतलब इतना कुछ ऐसा नहीं है कलम वलम लेके कलर वलर करके डॉट्स वॉट्स हीरे मोती नहीं करना है, सिंपल सा है तो एक फटाफट फटाफट पेन से डायग्राम बना लो 2 मिनट में, बस, मोर देन इनफ है। ठीक है, बोलो आया 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 आया। पहले एक बार चैट बॉक्स बताओ किसको 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 समझ में आ रहा है इन द चैट बॉक्स। पहले मैं तुमको तुम्हारी चैट्स पढ़ती हूँ आके यहाँ पे, मुझे पहले देखना है, क्लियर लिखो अगर आ रहा है। क्लियर 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 क्लियर, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है, डन 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 डन, परफेक्ट, चलो ठीक है, मतलब आ रहा है मतलब, ठीक है, चलो तो मैं चैट्स को तुम्हारे अब साइड में फेंक देती हूँ साइड में, देख रहे हो कैसे फेंक दिया तुम्हारा फोन को, मतलब आई मीन मेरे फोन को, इसी सब की वजह से फिर वो हो जाता है मेरा फोन, मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे स्क्रीन टूट जाती है, वो पता नहीं क्या टेंशन है, क्या है, ऐसे चलते चलते अरे हटाओ क्या जा रहा है, तो कोई बात नहीं, चलो। तो कैथोड रे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था टेलीविजन में, है ना, तो जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन गन लगी है, मैग्नेटिक कॉइल लगी हुई है ना, कैथोड रेज होती है, ठीक है, तो ये कैथोड रेज यहाँ पे जाके टकराती हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल पे, जैसे ही इस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे टकराती हैं तो उसमें रेड ग्रीन एज आई सेड डॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, और जिसकी वजह से वो डॉट्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसके बाद ही हमको यहाँ पे दिखता है जो भी स्क्रीन पे आ रहा होता है, ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता था इसका, है ना। फिर से मैं बता दूं, मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है, इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है ना, और कैथोड रे लगी होती है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यस मैम, फ्लोरोसेंट मटेरियल पे टकराते हैं, यस मैम, स्क्रीन पे रेड ग्रीन जो डॉट्स बनते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उस पर टकराने के बाद यहाँ पे क्या होता है, हमें कोई चीज विजिबल होती है, कोई भी चीज हमें ऐसे ही दिखती है। चलो ठीक है, डन, पढ़ लेते हैं। Television pictures tubes are cathode ray tubes and television pictures result due to fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent और phosphorescent material। तो क्योंकि वहां पे भी एक कोटिंग होती है जिसमें पूरी चीजें टकराती है और तब जाके ये ग्लो उठता है और हमें दिखता है। तो कैथोड रेज लगी होती हैं, वो ऐसे टकरा रही होती हैं, डॉट्स बन रहे होते हैं, सब जॉइंट होता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो कर जाती है और टेलीविजन पे पिक्चर दिखने लग जाती है। तो ये काम जो हमें बहुत आसान लगता है, या हमें शायद कह लो कि आज के समय पे लगता है अरे यार ये नॉर्मली तो बात ही तो चल रही है, इतना वोल्टेज इतना ही, पर एक बहुत बड़ी बात थी और एक बहुत 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 बड़ी बेटा अचीवमेंट थी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, मैं पक्का कह रही हूं अगर मैंने मंडे को तुम्हारी चैट्स प्राइवेट ना करा दी ना, तुम मेरा नाम बदल देना। तुम लोग बहुत बातें करते हो, बहुत ज्यादा, मतलब मैं यहाँ आती हूँ, मैं सोचती हूँ चैट्स देख लूं, मुझे 5 मिनट लग जाता है चैट्स देखने में, एटलीस्ट मुझे 5 मिनट लग जाता है चैट्स देखने में, क्योंकि चैट्स में तो फालतू बातें चल रही है हमारे बच्चों की। तो मतलब रुक जाओ, तुम लोग फायदा उठा रहे हो ना इस बात का, तुम रुक जाओ बेटा, मंडे तक की बस मोहलत दो तुम मुझे, संडे तक की, मंडे को तो हो जाएगी, मंडे को तो कंफर्म हो जाएगा ये काम। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं हम कुछ। इन द एब्सेंस, अच्छा ये पॉइंट नोट कर लो, अभी शायद समझ में आए शायद ना आए, समझाऊंगी मैं अच्छे से, पहले सुन लो, आ भी सकता है। देखो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दो टाइप की फील्ड्स होती हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा भी हो, सुना भी हो, ठीक है। तो हमने ना एक काम करके देखा, हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड हटा दी हमने, दोनों में से कोई फील्ड नहीं लगाई है, तो ये जो कैथोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। मैम अगेन कैसे पता होगा, दिख तो रहा नहीं है भाई, डॉट्स जो है स्ट्रेट लाइन में बन के आ रहे हैं, तो यानी कि अगर मैम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक लगा देते तो ये बेटा डेविएट हो जाती है उसकी तरफ, मुड़ जाती है, झुक जाती है उसकी तरफ, ठीक है, कभी उसके ऑपोजिट कभी उसके टुवर्ड्स, तो उस पर हम आएंगे। फिलहाल एब्सेंस जब होती है हमारी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की, अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है लग रहा है अरे यार तो अभी रुक जाओ, फिर अभी रुक जाओ, बस इतना सुन लो, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये कैथोड रेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, कैथोड से एनोड जो रेज जा रही है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे करके बनाते हुए ऐसे ऐसे, है ना, इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल कर रही होती है कैथोड से एनोड की तरफ। तो बस यही लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दीस रेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है मैम। अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड रख दिया मैम, अगर मैम रख दिया हमने, तो जैसे मैंने बोला उसके टुवर्ड्स चली जाती है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो बिहेवियर होगा कैथोड रेज का वो सिमिलर होगा टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये तो कुछ बहुत ही भयानक सा पॉइंट दिख गया, ये तो बहुत ही भयानक सा पॉइंट दिख गया। अगर मैं कोई नेगेटिव पार्टिकल को उठा के लाऊं, ठीक है, मैं कोई भी नेगेटिव पार्टिकल को उठा के लाऊं और मैं उसमें इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड रख दूं, तो पार्टिकल पता है क्या करता है, उसके टुवर्ड्स झुक जाता है, ठीक है। हमने ना कैथोड रेज को देखा, ये जो कैथोड रेज है जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाई ये ऐसे जा रही है स्ट्रेट लाइन में और यहाँ झुक गई। लेट्स से हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई, कैथोड रेज जा रही है यहाँ पे झुक गई। तो ये जो झुकाव हो रहा है, ये जो जाके हम कह रहे हैं कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रही है, वो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है। ये सेम चीज हमने इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन भी नहीं, अभी नहीं बोलो कोई नेगेटिव पार्टिकल अगर मैं उठा के ले आऊं और ये काम करूं तो ये सेम चीज हो रही है, मतलब इसका जो हरकतें हैं ये किसी नेगेटिव पार्टिकल की तरह ही है। अब हम अभी तो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो हमें थोड़ा थोड़ा हिंट तभी पता चल गया था जब ये एनोड की तरफ गया था। भाई कोई चीज नेगेटिव से ही तो गया है पॉजिटिव की तरफ, मतलब वो चीज खुद नेगेटिव है ना, मतलब कैथोड रेज नेगेटिव रेज है। यस मैम, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड हमने रख के देखा, तो जो कैथोड रेज थी उन्होंने कैसा दिखाया अपना बिहेवियर, जैसे एक नेगेटिव पार्टिकल दिखाता है, और इससे पता चला कि ये मिलके बना है किसी नेगेटिव पार्टिकल से, एंड यहां से नाम आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसको जाती है, क्या किसी को भी पता है कौन से साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जे थॉमसन। देखो अब आप देख रहे हो क्रेडिट किनको मिला, जे थॉमसन जी को। और क्या जे थॉमसन जी ने हमें कैथोड रेज के बारे में कुछ भी बताया? नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो पढ़ते हैं वो एक कहानी है, वो एक सच भी कह सकते हो,
पर उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। आज हम बहुत इजीली ये क्रेडिट देते हैं जे थॉमसन जी को कि थॉमसन जी ने बताया हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, पर असलियत ये है कि कैथोड रेज नहीं पता चलती, हजारों लोगों की मेहनत नहीं लगती उस सेटअप में, उस पूरे एक्सपेरिमेंट में, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी शायद हो ही नहीं पाती। क्योंकि जे थॉमसन जी ने एक बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी इसके बाद देने की कोशिश करी थी, जो कि फेल्ड मॉडल रहा था, वो सक्सेसफुल नहीं था मॉडल। लेकिन इनको क्रेडिट इलेक्ट्रॉन का दिया जाता है। खैर कई सारे बताया था इन्होंने बहुत कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो जो भी कह लो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जाती है जे थॉमसन जी को। ठीक है, तो यहां से मैं इस पॉइंट को वापस से रिपीट करती हूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आया। देखो, अगर कभी मैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ना रखूं, ठीक है, तो ये कैथोड रेज जिन ऐसे करके मूव कर रही है, ऐसे जिन कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। अगर मैंने एनोड या कैथोड रख दिया तो इसका बिहेवियर सेम वही बिहेवियर है जो अगर मैं किसी नेगेटिव पार्ट को लेके आ जाऊं, नेगेटिव पार्टिकल को लेके आ जाऊं, तो उसके साथ जो हो रहा होता है। ठीक है, स्पेलिंग एरर है मैम, कहां पे है यार, कहां पे है, कहां पे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या कहता है हमारा बच्चा, कहां पे हो गई, कहां पे हो गई, कहां कहां पे हो गई, अच्छा जे थॉम्पसन लिख दिया क्या मैंने, ओ हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, जे थॉम्पसन। अरे यार स्पेलिंग स्पेलिंग पे मत आया करो ना यार, काम काम की बात समझो ना यार सीधा। ठीक है, तो जे थॉम्पसन जी को चली गई डिस्कवरी। तो मतलब एक नेगेटिव पार्टिकल की जो भी हरकत होती, जो भी एक नेगेटिव पार्टिकल की हरकत होती, वही हमारे कैथोड रे की हरकतें हैं। तो इतनी बड़ी, इतना बड़ा कुछ इसको मुद्दा नहीं बनाना है मैम, समझ गए हम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज जो है डू नॉट डिपेंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। मैम क्या बोलते हो आप, कभी बोलते हो इंपॉर्टेंट है फिर बोल रहे हो नहीं है। ये पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मंडे को पूछूंगी, मैं आपको मंडे से एक पॉइंट पूछूंगी और वो इस पॉइंट से रिलेटेड होगा, इसको सुन लो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड ट्यूब। अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ। आपने बेटा, आपने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया, कहां पे बना था प्रॉपर स्ट्रक्चर, चलो यहां पे मान लेते हैं, आपने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया, ये जो इलेक्ट्रोड है किस तरीके से बना है, किससे मिलके बना है, ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, कौन से मेटल का इलेक्ट्रोड है ना, तो किस तरीके का इलेक्ट्रोड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने हाई वोल्टेज पे है ना ये चीजें, कि जैसे ही वोल्ट पास, इतना हाई वोल्टेज पे करंट पास करेगा ना, फटाफट इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे होंगे, मतलब नेगेटिव पार्टिकल बाहर आ रहे होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा इलेक्ट्रोड आप ले रहे हो। अच्छा मैम ठीक है, मैम हमने ना जब ये पूरा रिएक्शन, ये पूरा सेटअप किया ना सब कुछ, हमने ना मैम इसमें नाइट्रोजन गैस डाल दी, और फिर मैम दूसरी बार सेटअप किया तो ऑक्सीजन गैस डाल दी। मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गैस डाल दो। क्यों फर्क नहीं पड़ता मैम, प्रेशर देखो कितना है, प्रेशर 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 मैम बहुत कम था, 10⁻³ मतलब बहुत लो प्रेशर, मतलब ऑलमोस्ट वैक्यूम। तो इतने कम प्रेशर पे आप कोई भी गैस लेके चले जाओ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो चीजों पे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डिपेंड नहीं कर रहा है। नंबर वन कि आपने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यू आर यूजिंग, मतलब कौन से रॉड लेके जा रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव किसका मिलके बना है, नेगेटिव किससे मिलके बना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड नंबर टू, नेचर ऑफ गैस, मतलब तुम कौन सी गैस लेके जा रहे हो इसमें, इस सेटअप में, फर्क ही नहीं पड़ रहा। यस, फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा मैम, क्योंकि ये पूरी कहानी जो हो रही है ये बहुत लो प्रेशर, ऑलमोस्ट वैक्यूम में हो रही है, और लो प्रेशर हाई वोल्टेज की वजह से इन दोनों चीजों पे डिपेंड नहीं करता। मैं वापस एक बार आपके लिए रीड करने जा रही हूँ, सुनना ध्यान से। जो भी प्रॉपर्टीज आप कैथोड रेज की पढ़ोगे वो डिपेंड नहीं करेंगे, डू नॉट डिपेंड अपॉन कौन से मटेरियल का इलेक्ट्रोड है एंड कौन से नेचर की गैस प्रेजेंट है कैथोड रे ट्यूब में। दोनों में से किसी में ये चीज डिपेंड नहीं करेगी, दोनों में से किसी में ये चीज डिपेंड नहीं करेगी। बताओ किसे किसे समझ में आया। लास्ट क्लास में ज्यादा पढ़ाया था, छुट्टी कर दूं, कभी ज्यादा कभी कम, नहीं ठीक है चलो आज जल्दी छुट्टी कर देंगे। तुम बोलो यार, बस तुम एक बार बोलते हो, मैं कभी मना करती हूँ। तुमने कभी भी कोई भी चीज मुझसे दिल से मांगी और आज तक मैंने उसके लिए कह दिया कि हाँ बेटा, आई मीन सॉरी ना बेटा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज ये वाली भी हो गई, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, एक चीज और, बस एक चीज और पढ़ लो फिर खत्म कर देंगे, 9 बजे क्लास खत्म। चलो तुम्हारे लिए, केवल तुम बच्चों के लिए, तुम देख रहे हो, दिल देख रहे हो कितना बड़ा है,
है ना, तुम्हारे लिए केवल। 9 बजे क्लास खत्म होगी आज, बस तुमने कह दिया आज क्लास 9 बजे खत्म होगी, तुमने कह दिया आज क्लास 9 बजे खत्म होगी, बात ही खत्म। आज के बाद कभी तुम मतलब कोई भी मन में ये चीज मत रखना कि मैम ने माना नहीं हमारी बात। तुम बेटा जी लो अपनी जिंदगी, 9 बजे आज क्लास खत्म कर देंगे। टॉपिक डालो चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो को बहुत ध्यान समझना, चार्ज टू मास रेशियो को बहुत ध्यान समझना। ये सब समझ में आ गया? पहले ये बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई, है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ पे? ये पूरा ये मैग्नेटिक डिफ्लेक्ट करता है कैथोड रे को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करता है कैथोड रे को, इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे चल रही है तो ऐसे आके, जैसे ये देखो, लेट्स से ये रे है, यहाँ पे लेट्स से ये लगा दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे झुक जाती है, ऐसे इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने लगती है बेटा ये, ठीक है? तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ ये डिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है? आप यहाँ पे पोल्स वगैरह क्रिएट कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लग जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैथोड रे को डिफ्लेक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी झुकाव करता है बेसिकली, है ना? इलेक्ट्रिकल फील्ड डिफ्लेक्ट्स कैथोड रेज, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करता है कैथोड रेज को, ठीक है मैम? लास्ट टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो का मतलब बताओ। बहुत प्यारी सी ये बात है, बहुत प्यारी सी कहानी, बहुत बेहतरीन सी कहानी है। हमने क्या किया, हमने चार्ज टू मास रेशियो निकालने की कोशिश करी। ये क्या है, मतलब किसी पार्टिकल का चार्ज अपॉन उसका मास रेशियो निकाला हमने, ठीक है? चार्ज टू मास रेशियो बेसिकली है क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है बेटा मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द गिवन पार्टिकल। तो हमने किसी भी पार्टिकल का चार्ज रखना है, उसका मास रखना है और हमें उसका चार्ज टू मास रेशियो निकाल लेना है, ठीक है? अच्छा, अब एक बहुत प्यारी बात, जब आप गैस को चेंज करते हो ना इलेक्ट्रोड मटेरियल में, the E upon M of cathode rays remains unchanged। नहीं समझ में आया? नहीं आया मैम? बस बोर हो गए, नहीं आएगा, सुनो बताती हूँ, समझाती हूँ। जब आप चेंज करते हो गैस को, लेट्स से मैंने ऑक्सीजन की गैस, नाइट्रोजन की गैस, कोई भी गैस ली, जब आपने गैस को चेंज किया तो चार्ज टू मास रेशियो जनरली चेंज हो जाना चाहिए, है ना? यस मैम। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑन चेंजिंग द गैस और द इलेक्ट्रोड मटीरियल, चाहे आप गैस बदल दो, चाहे आप जो इलेक्ट्रोड ले रहे हो, जिंक का ले रहे हो, कॉपर का ले रहे हो, उसका मटीरियल ही बदल दो, जिस चीज से वो बना है उसको बदल दो, जो चार्ज टू मास रेशियो आएगा कैथोड रेज में वो अनचेंज्ड रहता है। और यही एक बहुत बड़ी हैरानी बन गई कि ये कैसे पॉसिबल है, चार्ज टू मास रेशियो कैसे सेम आ रहा है? अब इसका रीजन समझो क्या होता है। या तो बेटा मल्टीपल आ रहा होता है, या तो मल्टीपल आ रहा, या तो सेम आ रहा होता है, या तो उसका मल्टीपल आ रहा होता है, ठीक है? तो चार्ज टू मास रेशियो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हुआ क्या। अब थोड़ा सा तुमको तो पता नहीं होगा, तुम्हें असलियत जाननी है। तुम्हें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये कुछ इस तरीके से होता है। तो जब मैं, अब एक बात बताओ, हमेशा यही रहेगा? यस मैम। हमेशा मास यही रहेगा? यस मैम। तो जब चार्ज अपॉन मास निकालोगे, चार्ज बाय मास का रेशियो निकालोगे तो 1.6, या अभी माइनस साइन अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो, है ना? 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो कुछ आंसर आएगा चार्ज टू मास रेशियो का। जो आंसर आता है वो था 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है? चार्ज टू मास, और इसको चार्ज टू मास को E बाय M लिखा जाता है ज्यादातर, E बाय M, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास। ये हमेशा सेम क्यों आ रहा होगा? क्योंकि आज के टाइम पे हमको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। आखिर चार्ज टू मास सेम क्यों आया? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी। उस टाइम पे उन्हें नहीं पता था, वो बहुत हैरान थे। या तो ये आएगा, या तो बेटा इसका मल्टीपल आएगा। हो सकता है 2 टाइम्स आ रहा हो, हो सकता है 2 टाइम्स आ रहा हो ये पूरी वैल्यू, है ना? इंटू 2 2 इलेक्ट्रॉन हो, इंटू 3 3 इलेक्ट्रॉन हो, इंटू 4 4 इलेक्ट्रॉनों को, इंटीजर वैल्यू मल्टीपल हो सकती है, ठीक है? पर ये रेशियो हमेशा सेम आ रहा है, ये रेशियो हमेशा सेम आ रहा है। एक बहुत बड़ी बात है ये, तुम्हें सुनने में शायद ना लगे पर बहुत बड़ी बात है। चार्ज, आप गैस बदल दे रहे हो, आप मटेरियल बदल दे रहे हो, पर चार्ज टू मास सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि असलियत में अगर हम सोचे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठा है, वो इलेक्ट्रॉन की पूरी हरकत है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा सेम रहता है, मास हमेशा सेम रहता है, और दिस इज द रीजन इसका चार्ज टू मास रेशियो हमेशा सेम आता है। ये वैल्यू आपको लर्न करनी है बेटा, या तो वो बोल लो या तो ये बोल रहा है ना, लर्न करनी है। 5 8, ठीक है? 5 के आगे 8 भी लगा लो, एटलीस्ट 3 डेसिमल याद रखना। 1.758 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, कूलम पर किलोग्राम।
अच्छा, तो फिर ये डिपेंड किस पे करता है? अगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता नेचर ऑफ गैस पे, कोई फर्क नहीं पड़ता मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे, किस पे डिपेंड कर रहा है मैम? मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज है। जैसे मैंने बोला ये है मैम नेगेटिव चार्ज, हो सकता है इसका 2 टाइम्स हो सकता है इसका 3 टाइम्स हो सकता है इसका 4 टाइम्स हो, पर चार्ज हमेशा ये रहने वाला है। इंटीजर मल्टीपल हो सकता है पर चार्ज हमेशा ये रहने वाला है, ठीक है। मास ऑफ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल लिया तुमने, उसका मास, हाँ मैम समझ गए। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, आपने जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है उसमें कितनी ताकत है, ठीक है। इन 3 चीजों पे केवल ये डिपेंड करता है और वहां से हमारे पास निकल के आता है ये रेशियो। तो चार्ज टू मास का रेशियो पता चलेगा कि कितना नेगेटिव चार्ज है, कितना पार्टिकल का मास है, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और इसके बेसिस पे चार्ज टू मास रेशियो निकल के आता है। चार्ज टू मास रेशियो निकल के आता है। बेटा ये याद रखना कि ये तुम्हें लर्न करनी है वैल्यू, ये आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ये आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। तो चार्ज टू मास रेशियो होता है 1.758, एटलीस्ट इतना याद रखना, 1.758 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम चार्ज टू मास रेशियो हो गया। आप इन द चैट बॉक्स फटाफट से बता दो, तुम लिख दो यार जो तुम्हें लिखना है, तुम लिख दोगे वो चीज तो बस तुम जो छुट्टी छुट्टी लिख रहे हो वो हो जाएगी। क्लियर हुआ हमारे बच्चों को? क्लियर हुआ हमारे बच्चों को? बताओ जल्दी से बता दो एक बार, क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? परफेक्ट, परफेक्टली क्लियर हुआ। 2 मिनट लेफ्ट। अच्छा बेटा तुम लेफ्ट नहीं होगे, लेकिन तुम्हें लेफ्ट नहीं करूंगी मैं, अगर तुम मिल गए ना बहुत मारूंगी। क्लियर हुआ? अच्छे से आया? क्लियर 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 क्लियर, परफेक्टली क्लियर हुआ। चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ में? चलो परफेक्ट, तो दैट्स इट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनोड रेस का एक्सपेरिमेंट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, मैं हर बार बोलती हूँ तो एक बार और बोल दूं कि आपका होमवर्क सेम ही है बेटा, रिवीजन, और बस इतना सा मैं बोल दूं कि अगर ये रिवीजन करके नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो होमवर्क यही है कि आपको ये मैक्सिमम 15 मिनट लेगा, 15 to 20 मिनट्स आपको रिवाइज करना है क्लास में आने से पहले, ठीक है। आज का टॉपिक 15 से 10-20 मिनट रिवाइज कर लेना, आने से पहले कर लेना, उसी दिन 15-20 मिनट पहले कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बेटा नेक्स्ट टॉपिक से, विच इज एनोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड नहीं पता होगा एनोड में मजा ही नहीं आएगी, कैथोड नहीं पता होगा एनोड में मजा ही नहीं आएगी। तो मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे इसको अच्छे से ऑलरेडी पढ़ के आए, ताकि उन्हें कोई डाउट ना आए, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम उनको ना आए, ठीक है, ठीक है। तो मेक श्योर करना बेटा कि आप इसको एक बार रिवाइज करके जरूर आना, इसको एक बार रिवाइज करके जरूर आना, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से तो कोई डाउट होगा नहीं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो वो टॉपिक अच्छे समझ में नहीं आएगा, और वो टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो वो भी अच्छा खासा टाइम लेगा, ठीक है। तो आज हम उस टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, पर मैं आपको लास्ट टाइम मैंने अच्छी क्लास अच्छे टाइम पे खत्म करी थी, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया था, तो आप जा सकते हो, आज आपकी छुट्टी है, खाना वाना खा लो, आज मस्त रहो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, ठीक है। एक एक क्लास में चलता है ना, कभी तुम सुनो कभी मैं सुनूं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। That's it for today. See you all in the next class. करम टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में विद लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। इसकी पीपीटी मैं अभी अपलोड करवा दे रही हूँ, मेक श्योर नोट्स अच्छे से बनाओ और रिवाइज कर लेना। अच्छा एक और चीज नोट्स के बारे में बता दूं, पूरी बड़ी बड़ी लाइंस कहीं पे लग रहा हो नहीं लिखना है तो उसको शॉर्ट पॉइंटर्स में कन्वर्ट खुद से करो, ठीक है। तो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बना सकते हो आप। तो बाकी टॉपिक को समझने में कभी कमी मत डालना, कुछ भी समझ में आता नहीं है और लगता है कि सुनना है दोबारा समझना है, पूछ लिया करो, मैम आपको बता देंगी। That's it for today. See you all in the next class. Bye bye. Take care. Keep studying. Keep learning. आज जाओ बेटा, आज तुम जाओ, मौज कर लो, मौज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मंडे को रिवीजन करके आना। बाय।